ओके बच्चा पार्टी अपन आज करेंगे हिस्ट्री का पोर्शन द मुगल एम्पायर। ठीक है। मुगल एम्पायर क्या था और कैसे ये इंडिया में एक्सपैंड हुआ। सो व्हाई डू वी एक्चुअली स्टडी दिस? बिकॉज मुगल एम्पायर वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट एम्पायर्स था, बहुत पुराना एम्पायर नहीं है। ठीक है। और इसमें भी हमने तो देखो, जैसे ब्रिटिश एम्पायर कैसा था, ये आया, इंडिया में आया, इंडिया को लूट लाट के चला गया, है ना। मुगल एम्पायर इंडिया में आया, पर्पस लूटने का ही था, लेकिन ये यहाँ पे ही बस गए। ठीक है। दे मेड इंडिया देयर कंट्री। ठीक है। दे मेड इंडिया देयर रिसाइडिंग प्लेस। ठीक है। तो यहाँ पे भी काफी सारे उतार चढ़ाव थे, हम देखेंगे कि कैसे ये हुआ और कैसे अलग अलग रूलर्स आए, कैसे इन्होंने इसको एक्सपैंड किया। ठीक है। ओके। सो हम यहाँ पे क्यों इसको पढ़ना, लर्न अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ और कैसे ये एक्सपैंड हुआ। सो हाउ डिड इट स्टैब्लिश, पहली बात तो ये स्टैब्लिश कैसे हुआ और ये फाइनली एक्सपैंड कैसे हुआ। हाउ इट स्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन इंडिया एंड हाउ इट एक्सपैंडेड इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड लाइफ अंडर द मुगल रूल। तो मुगल रूल के अंडर में लाइफ कैसा था। हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ वॉर्स या अटैक्स या एक्सपेंशन ये सभी नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो रूलर्स के अंडर में लाइफ कैसा था उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। वेर पीपल हैप्पी, व्हाट वाज द इकोनॉमिक लाइफ, बिजनेसमैन क्या था, इन सब एस्पेक्ट्स को भी हम पढ़ते हैं। ओके। कनेक्शंस टू आवर लाइफ, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सर्टेन फीचर्स ऑफ मुगल आर्ट, आर्किटेक्चर, क्यूजिन एंड कल्चर बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल इंडियन हेरिटेज। ठीक है। जैसे ये क्या है, देखो ये रेड फोर्ट है, लाल किला बोलते हैं हम इसको। ठीक है। अगर आप देखोगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर यहाँ से भाषण देते हैं। ठीक है। यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड होता है और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को एड्रेस करते हैं। ठीक है। तो ये अभी भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है। ताजमहल, बहुत सारे जो आपके आर्ट्स और आर्किटेक्चर है जो मुगल एम्पायर के टाइम पे बने थे, उनको हम आज भी इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज मानते हैं। ठीक है। द मॉडर्न आइडिया ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाज एक्सेप्टेड एंड प्रिविलेंट ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। मुगल एम्पायर में अकबर बोल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंग हुए। ठीक है। इन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया और साथ ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी भी लाई। इन्होंने हिंदूज को बहुत रिस्पेक्ट दिया। ठीक है। सो अकबर सेट कि भाई हिंदूज और मुस्लिम्स को सब एक साथ रहना चाहिए। हिंदूज और मुस्लिम्स का जो डिस्प्यूट है, ये जो विवाद है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है। लेकिन अकबर ने अपने टाइम पे हिंदूज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। इनफैक्ट आपने बीरबल की कहानी सुनी होगी, अकबर बीरबल की कहानी। तो बीरबल वॉज अ हिंदू। ठीक है। जो अकबर के मेन मंत्री थे। ठीक है। ओके। कंटिन्यूअस वॉर्स अल्टीमेटली हार्म ऑल दोज हु पार्टिसिपेट, इवन दोज हु विन। तो अभी हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर था, बार बार वॉर्स हो रहा था मराठास और मुगल्स में। ठीक है। मुगल्स और, तो ये कंटिन्यूअस वॉर सबको लॉस में ही लाता है। ठीक है। सो इससे हमको एक सीख मिलती है, क्योंकि जितने भी एम्पायर्स उस टाइम पे स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे, दे वर इन कंटिन्यूअस मोड ऑफ वॉर्स विद ईच अदर। और वॉर हमेशा लॉस लाता है। प्रॉफिट होता होगा, हम जीत गए, लेकिन लॉस भी साथ साथ लाता है। तो हमको एक तो रिच कल्चर हेरिटेज देखने को मिलता है, दूसरा अकबर के टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसकी सीख भी हमें मिलती है, और तीसरा हमें ये सीख भी मिलता है कि अगर हम कंटिन्यूअस वॉर में ही लगे रहेंगे आपस में, तो वन डे वी विल ऑल फेड आउट। ठीक है। ओके। सो द मुगल एम्पायर एंडेड द वीकेंड दिल्ली सल्तनत एंड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री यूजिंग अ मिक्स ऑफ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री मेथड्स। ठीक है। तो मुगल तो पहले दिल्ली सल्तनत हुआ करता था। तो मुगल एम्पायर जब आया, जब बाबर आए यहाँ पे, बाबर वाज बेसिकली द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। सो फाइनली आपका जो दिल्ली सल्तनत है वो खत्म हो गया। ठीक है। और धीरे धीरे आपका मिलिट्री और नॉन मिलिट्री एक्सपेडिशन से मुगल एम्पायर इंडिया में एक्सपैंड होने लगा। बोथ बाई मिलिट्री वेज, मतलब वॉर से, और नॉन वॉर से भी धीरे धीरे मिलिट्री आपका या मुगल एम्पायर पूरे इंडिया में एक्सपैंड होने लगा। तो जो दिल्ली सल्तनत है, पहले अपन पढ़ेंगे कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत क्या था और ये कैसे खत्म हुआ। ठीक है। हाउ वॉज द दिल्ली सल्तनत एंडेड। ठीक है। ओके। चलिए भाई साहब, इन क्लास 7 वी लर्न अबाउट द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में जो नए किंगडम्स एंड एम्पायर्स थे वो कैसे भाई साहब उभरे। लाइक द मौर्यन एंड द गुप्ता एम्पायर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स थे ये। मौर्यन मतलब चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे जो एम्पायर उभरा।
ठीक है, गुप्ता एम्पायर्स, ठीक है। सो ये मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग हिंदू किंगडम्स, ठीक है। वी ऑल्सो स्टडीड द न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर्स दैट अपीयर्ड इन द मिडिवल पीरियड, इंक्लूडिंग द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत भी धीरे धीरे उभर के आने लगा, विच वॉज द फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। इसके पहले जितने भी एम्पायर्स हुए थे दे वर ऑल हिंदू एम्पायर्स। दिस दिल्ली सल्तनत वॉज द फर्स्ट इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। इसका एक नोट बना लीजिए, ठीक है। दिल्ली सल्तनत was the first Islamic empire in India. Delhi Sultanate was the first Islamic empire in India. तो आपका जो दिल्ली सल्तनत था वो पहला इस्लामिक एम्पायर था। इसके पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू एम्पायर्स हुए थे, which were like the Mauryan and the Gupta empires. We have seen what happens when a powerful empire becomes weak, a strong new ruler emerges. तो हमने देखा है कि जैसे ही कोई पावरफुल एम्पायर वीक होने लगता है, कोई नया स्ट्रॉन्ग रूलर इमर्ज होता है। जैसे अगर आप देखोगे पहले था नंदा डायनेस्टी, ठीक है, नंदा किंग्स थे, और जब ये नंदा किंग्स वीक होने लगे तब मौर्यन एम्पायर आ गया, ठीक है। तो द चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली रिप्लेस नंदा डायनेस्टी, जो चाणक्य की मदद से हुआ था, ठीक है। ओके, सो a strong new ruler emerges who overthrows the weak ruler and sets up a new dynasty. As the Delhi Sultanate grew weaker, similar events took place. तो दिल्ली सल्तनत जो है धीरे धीरे वीक होने लगा, ठीक है। एक टाइम पे ये भी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, धीरे धीरे वीक होने लगा। द लास्ट डायनेस्टी टू रूल द दिल्ली सल्तनत वाज द लोधी डायनेस्टी। इसको भी भाई साहब मार्क कर लीजिए, लास्ट डायनेस्टी टू रूल द दिल्ली सल्तनत वाज द लोधी डायनेस्टी। ये लास्ट डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत को रूल करता हुआ। The last dynasty to rule the Delhi सल्तनत was the लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ओके, तो लोधी डायनेस्टी में हुआ क्या? हाउ डिड द मुगल एम्पायर रिप्लेस द लोधी डायनेस्टी, ठीक है। सो द दिल्ली सल्तनत अंडर द लोधीज हैड रिड्यूस्ड इन साइज एंड पावर। ये धीरे धीरे वीक होने जा रहा था, इसका साइज और पावर दोनों भी कम होता जा रहा था। इब्राहिम लोधी वाज अ वीक एंड अनपॉपुलर रूलर, ठीक है। इब्राहिम लोधी इनके लास्ट किंग थे और ये बहुत वीक थे और अनपॉपुलर भी थे। लोगों का इन पे भरोसा नहीं था, ठीक है। पीपल डिडंट ट्रस्ट हिम एंड ही वाज अ वीक रूलर एज वेल। ज्यादा इसको मतलब एक्सपेंशन करना है या रूल को बढ़ाना ऐसा कुछ था नहीं। There were several independent regional kingdoms all over the subcontinent that constantly fought against each other. Thus, there was no political unity. तो दिल्ली को छोड़कर बाकी सारे प्रांतों में हमेशा भाई साहब लड़ाई चली रही थी, किसी ना किसी में, ठीक है। तो लड़ाई चली रही थी, तो therefore there was no political unity. मतलब मुगल एम्पायर स्टैब्लिश कैसे हुआ? क्योंकि देश बिखरा पड़ा था। उस टाइम पे इंडिया डिडंट एग्जिस्ट एज अ नेशन, ठीक है। जैसे आपकी आइडेंटिटी आज की तारीख में क्या है? यू आर फर्स्ट एन इंडियन, देन मे बी यू आर अ महाराष्ट्रियन, और मे बी यू आर अ केरलाइट, और मे बी यू आर अ बंगाली, ठीक है। लेकिन आपका पहला आइडेंटिटी क्या है? यू आर एन इंडियन, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे देश में मतलब इंडिया एज अ नेशन डिडंट एग्जिस्ट। वहां पे प्रांत थे, आपकी आइडेंटिटी होती थी आपके गांव से, आपके प्रांत से, ठीक है, आप किस किंगडम को बिलोंग करते हैं।
ठीक है, तो अलग अलग किंगडम्स में ये देश बटा हुआ था और आपस में सब लड़ ही रहे थे। तो जब आपकी लड़ाई आपस में ही है तो किसी भी फॉरेन पावर को ऑक्यूपाई करना आसान बन जाता है ना। तो एक तो सेंट्रल दिल्ली सल्तनत जो था वो वीक था क्योंकि इब्राहिम लोदी वाज अ वीक रूलर, अनपॉपुलर रूलर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो भी आपके प्रांत थे, दे वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है, द कंट्री वाज रिच इन वेरियस रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। तो हमारे कंट्री में रिच रिसोर्सेज थे किसके? कॉटन और सिल्क के। स्पीशीज, इंडिगो, मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, हेंस इट वाज वेल्दी एंड प्रॉस्परस। हम कभी भी, अभी हम गरीब हैं लेकिन उस टाइम पे हम बहुत रिच थे। इस रिचनेस को हम यूज नहीं कर पाए। ठीक है।
Okay, the Indian subcontinent occupied an important position in world trade because of its long coastline and geographical location. तो इंडिया पहले प्रॉस्परस कंट्री थी, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे सिल्क फैब्रिक्स, स्पाइसेस, इंडिगो, मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स ये मिलते थे, ठीक है। हेंस इट वाज अ वेल्दी एंड प्रॉस्परस नेशन। तो वेल्दी और प्रॉस्परस नेशन हुआ करता था एक टाइम पे, ठीक है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वर्ल्ड ट्रेड में भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इंपॉर्टेंट पोजीशन था बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड जोग्राफिकल रीजन, ठीक है। तो देखो इंडिया कैसा है, ये आपका देखो कोस्ट लाइन है ना। कोस्ट लाइन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इंडिया? क्योंकि उस टाइम पे रोड्स और रेलवेज उतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन शिप्स डेवलप्ड है। शिप्स इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और खर्चीला भी कम है। तो ये सारे पोर्ट्स थे, इन पोर्ट्स की वजह से धंधा बहुत ज्यादा चलता था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज अ वेरी प्रॉस्परस एंड रिच नेशन, ठीक है। इट हैड अबंडेंस ऑफ कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो, मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, ये सब हुआ करते थे, ठीक है। ओके, thus we see that a strong ruler could replace the दिल्ली सल्तनत। तो एक स्ट्रॉन्ग रूलर क्या होता है भाई साहब? दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। thus we can see that a strong ruler, एक स्ट्रॉन्ग रूलर could replace the दिल्ली सल्तनत and set up a new empire in India to become rich and powerful। तो हमको लगा कि भाई तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ये जो आपका आया, ये अगर दिल्ली सल्तनत था तो यहाँ पे पूरा भाई साहब इन लोगों ने कब्जा कर लिया, मुगल एम्पायर, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत डाउन था, इंडिया में अच्छे रिसोर्सेस थे, इंडिया वाज अ रिच कंट्री, सो दे हैड ऑल द रीजंस टू कम हियर एंड सेट अप एन एम्पायर, ठीक है। thus we see that a strong ruler could replace the Delhi Sultanate and set up a new empire in India to become rich and powerful। This is what attracted a new ruler named Babur to invade the Delhi Sultanate in 1526। तो बाबर ने देखा कि यार यहाँ पे पैसा है और हम कमा सकते हैं, तो और दिल्ली सल्तनत भी वीक हो चुकी है, ये आपस में ये लोग लड़ मर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना एक नए टेरिटरी पे एक्सपैंड करके कब्जा किया जाए, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट इज डिड। ओके, द मैप ऑन द राइट शोज यू द एरियाज दैट डिफरेंट मुगल एम्परर्स एडेड टू देयर एम्पायर। तो बाबर देखो कब से कब, 1526 से 1530 तक था, ठीक है। हुमायूं 1540, हुमायूं 1555 से 56, 1605, ये सब आपके अलग अलग मुगल रूलर्स थे, और फाइनली औरंगजेब। तो आप देखो 1526 से 1707 तक मुगल रूल चला, ठीक है। औरंगजेब द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल एम्परर्स, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे दिस वाज बेसिकली, तो बाबर ने जो किया था, बाबर ने कहां कहां पे कॉन्क्वेस्ट किया था, ये येलो वाला बाबर का कॉन्क्वेस्ट है। अकबर ने इसको और बढ़ाया, देखो हुमायूं कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, हुमायूं वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। बाबर के लड़के थे हुमायूं, ही वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। लेकिन हुमायूं के बाद आए अकबर, अकबर ने देखो इसको एक्सपैंड किया, ठीक है। अकबर ने इतना एक्सपैंड कर लिया, जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वाज द एक्सपेंशन। तो येलो वाला पोर्शन तो पहले से ही था, और ग्रीन वाला पोर्शन ये पूरा मुगल एम्पायर हो गया, ठीक है। जहांगीर आए इसके बाद, जहांगीर शाहजहां के पापा थे, तो इन्होंने भाई साहब इसको अटैक किया, ठीक है, इसको काउंटर किया, मेवाड़ मतलब राजस्थान को, ठीक है। फिर शाहजहां आए, शाहजहां ने थोड़ा सा ही कॉन्टेस्ट किया था, ताजमहल बनाकर छोड़ दिया भाई साहब इन्होंने, ठीक है। फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब ने डेक्कन पे कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इंडिया, और पूरे इंडिया में मुगल साम्राज्य फैल गया, ठीक है। इट एक्चुअली ऑक्यूपाइड द एंटायर इंडिया। समझ में आ रहा है ये? उस टाइम पे इंडिया एज अ मैप या इंडिया एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। आर वी क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम लाइन है, देखो हिस्ट्री में ऐसा टाइम लाइन रहता है, कब से कब, 1526 से 1530 बाबर, 1540 से 1555 56 तक हुमायूं, फिर 1556 से 1605 तक अकबर, अकबर के बाद आए जहांगीर, जहांगीर के बाद आए शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब, ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, ठीक है। ओके, तो बाबर, बाबर ने देखा कि भाई साहब ये तो बड़ा मस्त कंट्री है, इसमें तो काफी सारा वेल्थ है और लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, सो व्हाई नॉट कॉन्कर इट। सो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, इसको लिख लीजिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया।
कौन कौन एब्सेंट है? मयंक, विवान, अर्जुन और अरहत, है ना, और अर्चित और सानवी। सानवी पाटिल है ना, गलत, ओके। और कौन है? कौन? प्रिंस कौन? अच्छा हाँ, प्रिंस का सरनेम क्या है? प्रिंस, okay, Zahiruddin Muhammad Babur founded the Mughal Empire in India. His road to establishing his mighty empire was not easy. Let us learn about the young prince's journey. So, on his mother's side, Babur was a descendant of the Mughals. Descendant मतलब क्या होता है? Who is related to someone and lives after them. ठीक है? तो Mongols होते थे, ये इसको हम बोलते थे Mongols. ठीक है? मुगल नहीं, मंगोल्स बोलते हैं हम। ठीक है? तो ये मंगोल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ऑन हिज मदर्स साइड। इनकी मम्मी जो आती थी, इनकी मम्मी जो है मंगोल डायनेस्टी की थी, मंगोल्स ग्रुप को बिलोंग करती थी। अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। एक्चुअली मंगोलियन एम्पायर हुआ करता था, उसके पार्ट थे ये। ठीक है? तो नोमैडिक ट्राइब्स था ये। नोमैडिक ट्राइब्स मतलब जो ऐसे भटकते रहते हैं। ऑन हिज फादर साइड बाबर डिसेंडेड फ्रॉम तिमूर, अ फियर्ड वॉरलॉर्ड who ruled over parts of Central Asia, Persia एंड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे देखो इन सब जगहों पे इनका रूल था। तो फादर बहुत बड़े फिरोशियस ये थे। ठीक है? बाबर डिसेंडेड फ्रॉम तिमूर, अ फियर्ड वॉरलॉर्ड, बहुत वॉरलॉर्ड मतलब जो बहुत एफिशिएंटली वॉर को चलाते थे। द नेम मुगल कम्स फ्रॉम द मंगोल्स हु वेर ग्रेटली फियर्ड एज इन्वेडर्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर था इनका। ये इन्वेडर्स थे, दे यूज्ड टू ऑक्यूपाई, दे यूज्ड टू फाइट। बाबर्स फादर रूल्ड ओवर अ स्मॉल किंगडम कॉल्ड फरहाना। ठीक है? ये आपका बड़ा फरगाना एक स्मॉल किंगडम था, लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भाई साहब इनका रूल था। ठीक है? सो बाबर बेसिकली रूल फ्रॉम देयर। क्या है, समझ में आ रहा है भाई साहब? तो बाबर की मम्मी जो थी, शी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मंगोल्स एंड बाबर्स फादर तिमूर वाज अ फियर्ड वॉरलॉर्ड। वॉरलॉर्ड मतलब ये भाई साहब अपना आर्मी लेके किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, वॉरलॉर्ड है। ठीक है? वॉरलॉर्ड मीन्स अ लीडर ऑफ अ वॉरियर ग्रुप दैट फाइट्स अगेंस्ट अदर ग्रुप्स। तो फरगाना में इनका किंगडम था। फरगाना एक स्मॉल किंगडम था जहां पे बाबर के पापा का किंगडम था, तिमूर नाम था इनका। ठीक है? ओके, सो मैप शोइंग पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर बाबर केम फ्रॉम। तो ये सेंट्रल एशिया है, ईरान, उज्बेकिस्तान, फरगाना, ठीक है, अफगानिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया के पार्ट्स हैं। ठीक है? ओके, तो व्हेन हिज फादर सडनली डाइड, तो उनके पापा की अचानक मृत्यु हो गई। ठीक है? व्हेन हिज फादर सडनली डाइड, 12 ईयर ओल्ड बाबर बिकेम द न्यू रूलर। सिर्फ 12 साल की उम्र थी इनकी। ठीक है? 12 साल की उम्र। आपकी उम्र कितनी? 13। तो मतलब आपकी उम्र में वो किंग बन गए थे। ठीक है? ओके, बाबर बिकेम द न्यू रूलर। हाउएवर ही सून लॉस्ट द किंगडम टू हिज एनिमीज एंड हैड टू रन अवे टू काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो अभी छोटा बच्चा है वैसा, वो क्या ही संभालेगा। तो इनके एनिमीज ने सब कैप्चर कर लिया एंड ही हैड टू फ्ले टू काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ही कॉन्कर्ड काबुल एट द एज ऑफ 21। अब और काबुल को इन्होंने कॉन्कर कर लिया एंड रूल देयर फॉर अ वाइल इन द होप ऑफ गेटिंग हिज ओल्ड किंगडम बैक। तो थोड़ी देर तक भाई साहब यहाँ पे रूल करते रहे और इनको लगा कि थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएंगे तो अपने किंगडम को हम वापस ले लेंगे, फरहाना को। ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाउएवर ही रिपीटेडली फेल्ड टू विन इट बैक, लेकिन नहीं ले पाए। फरहाना में अभी दूसरा किंगडम या उनके एनिमीज का रूल आ गया था। तो काबुल में तो उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, बट ही वॉज नॉट एबल टू गेट हिज किंगडम बैक। ठीक है? बाय द टाइम ऑफ 21 he was a warlord himself. We know that by the 16th century the Delhi Sultanate had grown weak. अभी हम दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली भाई साहब तब तक बहुत वीक हो चुका था। ठीक है? एंड इट्स रूलर इब्राहिम लोदी वाज नॉट वेल लाइक्ड बाय पीपल। इब्राहिम लोदी पे लोगों को भरोसा नहीं था। तो नाउ हाउ बाबर टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। बाबर ने कैसे इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया। ठीक है? द अनहैप्पी नोबल्स ऑफ इब्राहिम लोदी इनवाइटेड बाबर टू डिफीट इब्राहिम लोदी एंड रिमूव हिम फ्रॉम द थ्रोन। बाबर अभी स्ट्रांग होता जा रहा था। ठीक है? और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। तो अकेला एक 12 साल का बच्चा वहां से काबुल आया, काबुल में उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। ठीक है? अपना किंगडम बनाया। हाँ, ये बात और है कि अपने वापस किंगडम को वो ले नहीं पाए, लेकिन वो स्ट्रांग हो चुके थे और एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, एक स्ट्रांग रूलर भी थे, एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो दिल्ली वाले जो अभी तक इब्राहिम लोदी से परेशान हो चुके थे,
इन्होंने बाबर को इनविटेशन दिया कि भाई आओ अटैक करो और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापन करो, ठीक है। सो दिल्ली वालों ने बाबर को एक इनविटेशन दिया से कम एंड अटैक एंड एस्टैब्लिश योर रूल हियर, ठीक है। तो बाबर मार्च विथ हिज आर्मी फ्रॉम काबुल टू रीच पानीपत नियर दिल्ली। तो बाबर बेसिकली मार्च विथ हिज आर्मी फ्रॉम काबुल टू रीच दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम काबुल टू रीच पानीपत नियर दिल्ली। तो यहाँ पे पानीपत में आए। द फील्ड्स ऑफ पानीपत वुड सी एन इवेंट दैट वुड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पानीपत में बहुत भयंकर लड़ाई हुई, ठीक है, और यहां से बाबर जीता और यहां से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पहले तो आपके बाबर जो थे वो थे आपके सेंट्रल एशिया में फरहाना किंगडम में, लेकिन फरहाना किंगडम में बाबर के पिताजी जो तैमूर थे, ही वाज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग रूलर, अ वॉरलॉर्ड, बट ही डाइड सडनली। His mother also belonged to the Mongolian dynasty. Now, after his death, he moved to Kabul. Kabul, he established himself, but he was not able to regain his father's kingdom back. By the age of 21, Babur had become a good ruler, good administrator as well. So, by the time Delhi was weakened by under the rule of Ibrahim Lodi. So, the nobles of Ibrahim Lodi, जो Ibrahim Lodi के मंत्रीगण थे, they invited Babur from Kabul to invade Delhi. And बाबर विथ हिज आर्मी मार्च टूवर्ड्स पानीपत। पानीपत की तरफ ये मार्च करने लगे, ठीक है, ओके। तो बाबर्स आर्मी दो स्मॉल was well trained and supported by cannons and clever military tactics, ठीक है। तो cannons था, इनके पास तोप के गोले थे। बहुत स्मॉल आर्मी थी बाबर की, ज्यादा बड़ी आर्मी नहीं थी, ठीक है। काबुल में इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था, स्मॉल आर्मी थी, cannons थे इनके पास, ठीक है, और क्लेवर मिलिट्री टैक्टिक्स थे, बहुत सूझबूझ से इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स हुआ करती थी। इब्राहिम लोडी हैड अ लार्ज आर्मी एंड एलिफेंट्स, हाउएवर ही डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल एंड गन पाउडर, ठीक है। तो अभी इब्राहिम लोदी के पास बोलने को आर्मी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन लोग ही उसको सपोर्ट नहीं करते थे, वो पॉपुलर नहीं था, वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर होके इमर्ज नहीं कर पाया। दैट इज द रीजन पीपल डिडंट सपोर्ट हिम, ठीक है। सो इब्राहिम लोदी हैड अ लार्ज आर्मी एंड एलिफेंट्स, हाउएवर ही डिड नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ हिज पीपल एंड गन पाउडर, ठीक है। Babur's army surrounded Lodi's soldiers on three sides and fired cannons on them, ठीक है। तो बाबर की आर्मी ने भाई साहब तीनों साइड से घेर लिया उसको, ठीक है। बाबर्स आर्मी सराउंडेड लोधी सोल्जर्स ऑन थ्री साइड्स, तीनों साइड से उसको घेर लिया, एंड फायर्ड कैनन्स ऑन देम। लोधीज एलिफेंट्स गॉट स्केयर्ड एंड ट्रैम्पल्ड देयर ओन मेन, ठीक है। तो भाई साहब इसके पास हाथी ओती बहुत था, यहाँ पे आपके कैनन्स थे, इनके पास कैनन्स था। कैनन्स मतलब छोटे छोटे तोप होते हैं, इनको ये मूवेबल तोप होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बाबर की सॉरी इब्राहिम लोदी की पूरी आर्मी को घेर लिया और ऐसे तोप चला इधर से एक दूसरी जगह। अभी ये तोप से भगदड़ मच गई, तो तोप के गोलों से भगदड़ मच गई। बाबर्स आर्मी सराउंडेड लोधी सोल्जर ऑन थ्री साइड, तीनों कोनों में घेर लिया, एंड फायर्ड कैनन्स ऑन देम। लोधीज एलिफेंट्स गॉट स्केयर्ड, तो लोधी की जो एलिफेंट्स है वो स्केयर्ड हो गए, एंड ट्रैम्पल्ड देयर ओन मैन। ये भाई साहब जब भगदड़ मची तो इनके खुद के लोगों पे ही वो कुचलने लगे। हाथी है, जानवर है, उसको इतनी धड़ाम धुड़ुम आवाज हो रहा है, वो पागल हो गया, वो भाई साहब इधर उधर भागा और खुद ही के लोगों को कुचलने लगा, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बिग आर्मी, लोधी लॉस्ट व्हाई, बिकॉज पीपल वेर नॉट सपोर्टिव, द मिलिट्री टैक्टिक्स वेर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है, एंड ऑल्सो बाबर्स मिलिट्री टैक्टिक्स वेर ग्रेट, ठीक है। बाबर डिफीटेड लोधीज आर्मी एंड किल्ड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहले बैटल में ही बाबर ने इब्राहिम लोधी के आर्मी को कुचल दिया और इब्राहिम लोधी को भी मार डाला, ठीक है। देन बाबर मार्च टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर, दस बिगैन द मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पानीपत में लड़ाई लड़ी गई, इब्राहिम लोधी डिफीट हुआ, इब्राहिम लोधी को बाबर ने मार डाला और बाबर मार्च किया दिल्ली तक और वहां पे उसने अपने आप को किंग घोषित कर दिया। यहां से आपका क्या चालू हो रहा है, मुगल एम्पायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। छोटी सी आर्मी थी लेकिन उसके मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत एफिशिएंट थे। ही वाज अ ब्रेव फाइटर हिमसेल्फ एंड ही हैड cannons with him. So with the use of the cannons, he defeated the huge army of Ibrahim Lodi and he killed Ibrahim Lodi. After killing Ibrahim Lodi, Babur marched towards Delhi and established himself as the emperor. This is the start of Mughal emperor in India or Mughal empire in India. ठीक है, okay. Babur fought this battle with Babur fought this battle with a much smaller force, yet he won, ठीक है।
तो बहुत स्मॉल फोर्स से ये बैटल को फाइट कर रहा था, फिर भी ये जीत गया। वॉट लेड टू हिज विक्ट्री अगेंस्ट द लोधी आर्मी? तो क्या रीजन था कि एक छोटे से आर्मी ने भी एक बड़े से आर्मी को कैसे डिफीट कर दिया? तो व्हाट वाज द रीजन? बाबर हैड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके पास गन पाउडर था, ठीक है, गन पाउडर विच द लोधी आर्मी डिड नॉट हैव। लोधी आर्मी अभी सब भाई साहब तलवार से लड़ रही थी, तलवार भाले से लड़ रही थी, और बाबर ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। इसीलिए किसी भी चीज में अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे ना, तो आप पीछे रह जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अपग्रेड योर सेल्फ विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ठीक है, किसी भी चीज में। आज की तारीख में तो हम वॉरफेयर में नहीं जा रहे, लेकिन बाकी चीजों में जितनी जल्दी हो सके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना जरूरी है, ठीक है। बाबर ने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ये आपका एक एक कैनन हुआ करता था, ये मूवेबल कैनन है, देखो इसको आप चला सकते हैं, यहाँ पे आप गोला भरते हैं और इसको फायर करते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक गन पाउडर था उसके पास, while the लोधी आर्मी डिड नॉट हैव। लोधी आर्मी साइज में तो बड़ी थी, लेकिन गन पाउडर नहीं था। बाबर वाज अमंग द फर्स्ट रूलर्स टू यूज कैनन्स इन बैटल्स, ठीक है, तो बहुत पहले से ही उन्होंने कैनन्स को पहले यूज किया। बाबर वाज अ शार्प मिलिट्री लीडर, एक शार्प मिलिट्री लीडर थे ये, ठीक है। ही डिवाइडेड हिज ट्रूप्स एंड सराउंडेड हिज एनिमी ऑन 3 साइड्स। इनका मिलिट्री टैक्टिक्स जो था वो बहुत एफिशिएंट था, वो सामने सामने नहीं आते थे, ठीक है, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक मेरा इधर से आएगा, भगदड़ मच जाएगी। इनका जो मिलिट्री का जो स्ट्रैटेजी था वो बहुत एफिशिएंट था। तो दुश्मन को सिर्फ सामने सामने से नहीं मारना है, एक एक हमारा टुकड़ी जो है आर्मी का वो सामने से आएगा, एक इधर से एक इधर से, तो दुश्मन में पूरी खलबली मच जाएगी, क्योंकि दुश्मन ने तो अपने आप को प्रिपेयर किया है सिर्फ सामने से अटैक को झेलने का या सामने से डिफेंस करने का, ठीक है, लेकिन अभी तीनों साइड से हम अटैक कर रहे हैं, तो दुश्मन में दड़ी मच जाती है, ठीक है। ओके, thus the Lodi army had to fight on 3 sides which weakened it। तो बाबर की जीत का कारण क्या है? गन पाउडर, ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका? कैनन्स, ठीक है, एंड मिलिट्री टैक्टिक्स, ठीक है, मिलिट्री टैक्टिक्स, मिलिट्री टैक्टिक्स। और इसमें क्या है भाई साहब? व्हाट इज मिलिट्री टैक्टिक्स? सराउंडिंग द आर्मी, सराउंडिंग द आर्मी ऑन 3 साइड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? मिलिट्री टैक्टिक्स, इन 3 चीजों के वजह से इब्राहिम लोदी को उसने डिफीट कर दिया, ठीक है। चौथा रीजन क्या था? ये तो बाबर की तरफ से रीजन है, इब्राहिम लोदी की तरफ से रीजन क्या था? इब्राहिम लोदी की तरफ से रीजन ये था कि भाई साहब इब्राहिम लोदी वाज वेरी अनपॉपुलर लीडर, अनपॉपुलर लीडर। इनफैक्ट इब्राहिम लोदी के जो नोबल हैं उन्होंने ही बाबर को इनवाइट किया था कि आप आकर इस दिल्ली पे कब्जा करें, ठीक है। तो लोगों का ही सपोर्ट नहीं मिला इब्राहिम लोदी को, अपने ही लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, बाबर मार्च टू दिल्ली। तो कहां पे डिफीट किया? व्हाट वाज द बैटल नोन एज बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो बैटल कहां पे जीता गया भाई साहब? बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने हराया, ठीक है। एंड अनाउंस हिमसेल्फ एज द एम्परर। ही सेंड हिज सन हुमायूं टू कैप्चर आगरा। हुमायूं इनके सन थे, इनको आगरा को कैप्चर करने भेजा। Thus Babur had an empire that stretched from Kabul in Afghanistan to Agra in the northern plains of India, ठीक है। तो बाबर का जो एम्पायर है ये काबुल से लेकर आगरा तक ऐसा स्ट्रेच हो गया उस टाइम पे, काबुल से लेकर आगरा तक पूरा स्ट्रेच कर डाला, ठीक है। सो ही वाज एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर। However, this empire was not safe as it faced several challenges. In the west, several Rajput states came together to challenge Babur's rule. उस टाइम पे राजपूत रूल भी बहुत पावरफुल था, ठीक है। आपने राणा प्रताप का नाम सुना होगा, ठीक है। तो राजपूतों के साथ मुगल का भी लड़ाई चालू हो गया, ठीक है। बहुत सारे राजपूत जो रूलर्स थे, दे केम टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइट विद बाबर, ठीक है, दे केम टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइट विद बाबर। तो भाई साहब क्या मेरा है? दे केम टुगेदर टू फाइट विद बाबर। इन द ईस्ट, तो ये आपके भाई साहब कहां पे थे? इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में। ईस्ट में क्या थे? द नोबल्स वर इनवाइटेड हिम टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी, वांटेड टू ग्रैब पावर देमसेल्व्स। तो आप ध्यान रखिए कि नोबल्स कौन थे? इब्राहिम लोदी के लोग थे, इब्राहिम लोदी के मंत्रीगण, जिन्होंने बाबर को बुलाया था इनविटेशन देकर कि यहां पे आओ और कब्जा करो। अब इनको पावर चाहिए, ठीक है, ये बाबर को यूज करना चाहते थे। इन्होंने सोचा कि बाबर आएगा, इन्वेजन करेगा, हराकर इब्राहिम लोदी को मारकर चला जाएगा और फिर अपन इस पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आया, इन्वेड किया, इब्राहिम लोदी को मारा, लेकिन वापस नहीं गया। उसने भाई साहब अभी इंडिया में एक्सपेंशन चालू कर दिया, उसने अपने आप को ही राजा घोषित कर दिया। तो ये जो नोबल्स थे, द सेम नोबल्स हु हैड इनवाइटेड
बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी वांटेड टू ग्रैब पावर देमसेल्व्स, ठीक है। His soldiers were tired and wanted to return back to Kabul. काबुल उनका देश था, वहां पे वो पनपे हैं, वहां पे वो बड़े हुए हैं, यहाँ पे वो लड़ाई के लिए आए, लेकिन अभी वो वापस जाना चाहते थे। तो बाबर की इंटरनल चैलेंजेस ये थे, एक तो वेस्ट में उनको चैलेंज आ रहा था, कहां से? Rajput leaders से। Rajput leaders had now united to fight against the expansion of Mughal rule. What else? The same noblemen who had invited Babur to fight and defeat Ibrahim Lodi were now collecting themselves to basically go against him. His soldiers were tired. अभी soldiers भी इसके tired हो चुके थे and wanted to go back to Kabul. ठीक है, तो बाबर के ऐसा नहीं थे, बाबर के लिए मुगल एम्पायर बनाना बहुत आसान था। He had his own challenges as well. ठीक है, ओके। तो बाबर वॉज डिटरमिन टू होल्ड ऑन टू हिज एम्पायर। बाबर लेकिन डिटरमिन था, डिटरमिन मतलब बहुत स्ट्रांग था। बाबर वॉज डिटरमिन टू होल्ड ऑन टू हिज एम्पायर। ही कन्विंस्ड हिज सोल्जर्स टू स्टे एंड फाइट अगेंस्ट देयर एनिमीज। देखो हिस्ट्री से ना बहुत सारी चीजें सीखते हैं आप, ठीक है। इब्राहिम लोदी क्यों डिफीट हुआ? क्योंकि लोग उसके साथ नहीं थे, ठीक है। लोग अक्सर आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन लोगों को अपने साइड में लेना पड़ता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने लोगों को अपने साइड में नहीं लिया और वॉर में उतरा, हार गया, मारा गया। बाबर के साइड में भी लोग नहीं है, क्योंकि इसके जो आर्मीज हैं ये बोल रहे नहीं यार आपको घर वापस जाना है, हमको काबुल वापस जाना, बहुत हो गया तुम्हारा, लेट्स मूव बैक। लेकिन बाबर ने इनको कन्विंस किया। ये रूलर की एक स्पेशलिटी है कि अपने लोगों को साथ में लेकर चलो। उनको सपना दिखाया कि यार यहीं पे बसेंगे हम, यहाँ पे ज्यादा हमको बेनिफिट्स हैं, वी विल एक्सपैंड हियर इटसेल्फ, ठीक है। So Babur was determined to hold back to his empire. He convinced his soldiers to stay and fight against the enemies. He defeated the Rajputs in the battle of Khanwa near Agra. तो इन्होंने राजपूत को हराया near Khanwa near Agra. Later he defeated the nobles in the east. तो nobles को भी हराया। In this way, Babur was able to extend his empire to Patna. ठीक है? तो he defeated the Rajputs. तो इन्होंने पहले राजपूत से निपटा। इन्होंने कहां पे हराया? तो बाबर defeated the Rajputs in the battle of Khanwa near Agra. इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्योंकि these are steps of expansion of Mughal empire. These are steps of expansion of Mughal empire. ठीक है, सो इन दिस वे बाबर वाज एबल टू एक्सटेंड हिज एम्पायर टू पटना। पटना तक भाई साहब इन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले उन्होंने किसको हराया? राजपूत को हराया। अभी ये जो नोबल्स हैं जिनको भाई साहब पावर चाहिए, नोबल्स इन द ईस्ट। सो फर्स्ट ही वाज एबल टू डिफीट द राजपूत इन द बैटल ऑफ खानवा। लेटर ही डिफीटेड द नोबल्स इन द ईस्ट। इन दिस वे तो नोबल्स को भी हराया। इन दोनों से चैलेंज आ रहा था। तो तीन चैलेंजेस थे बाबर के पास। एक तो उसकी खुद की आर्मी काबुल में वापस जाना चाहती थी, उसने आकर उनको कन्विंस किया नहीं यार यहीं पे बस जाते हैं, ये ज्यादा अच्छी जगह है। ठीक है, दूसरा नोबल्स जिन्होंने बाबर को यहाँ पे बुलाया था, इब्राहिम लोदी के नोबल्स, वो इनको बोर्ड मतलब इसको हटाकर खुद बसना चाहते थे, इनको भी इसने हराया। ठीक है, सो ही डिफीटेड द नोबल्स इन द ईस्ट। इन नोबल्स को हराया और राजपूत को भी इसने कहां पे हराया? खानवा नियर आगरा। राजपूत इनको हराना चाहते थे, राजपूत को भी इन्होंने बैटल खानवा में आगरा में हरा दिया। नाउ ही इज बिकमिंग, तो जितने बैटल्स कोई जीतता जाता है लोगों का कॉन्फिडेंस भी उस पर बढ़ता जाता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग रूलर है भाई साहब। ठीक है, तो लोग उसका साथ देने लगे। ठीक है, तो इफ यू वेर बाबर, ओके, we have learned about Babar's life from a book that he wrote himself. This was his autobiography called तुजुकी बाबरी। ठीक है, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी, इसको लिख लीजिए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इज नोन एज तुजुकी बाबरी। तुजुकी बाबरी मतलब उन्होंने खुद अपना कहानी लिखा, उसमें उन्होंने वो सारे कॉन्क्वेस्ट,
वो सारे जो रूलर्स थे जिनको उन्होंने डिफीट किया, कैसे उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज की, सब लिखा हुआ है। ऑल्सो नोन एज बाबरनामा, ठीक है। ये तुजुक ई बाबरी जो है, तुजुक ई बाबरी, इसको अपन बाबरनामा भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज बाबरनामा, तुजुकी बाबरी और बाबरनामा, ठीक है। ऑल्सो नोन एज तुजुकी। इट टेल्स ऑफ ए डीप इंटरेस्ट इन लिटरेचर। तो बाबर सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि रूलर थे और काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रूलर थे। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन लिटरेचर, ही हैड डीप इंटरेस्ट इन म्यूजिक, नेचर, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर। इनका काफी सारा इंटरेस्ट था इन सारी चीजों में, ठीक है। It gives detailed accounts of his life, his family and society as he saw it. Very few rulers have left behind their own written accounts. ऐसे बहुत कम रूलर्स हैं जिन्होंने अपने रिटन अकाउंट्स वापस छोड़े। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। वेरी फ्यू रूलर्स, ओके। हुमायूं, अभी बाबर के लड़के कौन थे? हुमायूं। तो लेट्स लर्न अबाउट हिम, ठीक है। सो बाबर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर एंड ही वाज द फाउंडर, ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ठीक है। फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ओके। नाउ बाबर डाइड इन 1530, बाबर की मृत्यु हो गई 1530 एंड हिज सन हुमायूं केम टू द थ्रोन। एट द टाइम द एम्पायर फेस्ड मेनी चैलेंजेस। तो जब बाबर की मृत्यु हो गई उसके बाद हुमायूं आए, तो हुमायूं के पास चैलेंजेस क्या थे? कोई भी रूलर जो आता है उसके पास चैलेंजेस होंगे। How he overcomes those challenges and deals with them and comes out of it, that is basically the strength of the ruler, ठीक है। हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं कि आप देखेंगे कैसे लोग थे, कैसे लोग आपको अपोज करते हैं, आपके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, उन सब से आप कैसे निपटते हैं, ठीक है। बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड मालवा चैलेंज्ड हुमायूंस रूल। तो बहादुर शाह बोल के एक रूलर थे गुजरात के और मालवा के, इन्होंने भाई साहब, तो ये गुजरात और मालवा में बहादुर शाह का रूल था और इन्होंने हुमायूं को चैलेंज किया लड़ाई के लिए, ठीक है। द अफगान नोबल्स इन द ईस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ शेरशाह सूरी रिबेल्ड अगेंस्ट हुमायूं। अभी यहाँ पे अफगान नोबल्स थे, बाद में शेरशाह सूरी यहाँ पे आएंगे, ठीक है। वी विल सी हिज एंट्री एज वेल, और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो शेरशाह सूरी ने चैलेंज किया, ठीक है, हुमायूं को चैलेंज किया। शेरशाह सूरी बेसिकली चैलेंज हुमायूं, ठीक है। ये वहां के ही मंत्री लोग थे, सरदार लोग थे जिन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया। हुमायूं's brothers had their eyes on the Mughal throne and plotted to overthrow हुमायूं, ठीक है। तो आपके किस किस से खतरा था हुमायूं को? शेरशाह सूरी who was basically the leader of nobles in the अफगानिस्तान, और किससे खतरा था? बहादुर शाह who was the ruler of गुजरात and मालवा, he also challenged him। और हुमायूं के खुद के जो भाई हैं उनको भी गद्दी चाहिए थी, तो हुमायूं के खुद के भाई भी उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। So these were the three challenges that Humayun was facing. Okay, to deal with these challenges, Humayun attacked Sher Suri in the east. तो हुमायूं ने अटैक किया शेरशाह सूरी को, ठीक है। However, he had to stop the attack midway to face बहादुर शाह in the west. तो यहाँ पे लड़ाई चली रही थी कि बहादुर शाह ने इधर अटैक कर दिया, तो इसको लौटना पड़ा, तो शेरशाह सूरी का काम तमाम नहीं कर पाई है, ठीक है। ये अटैक शेरशाह सूरी, बट ही वाज व्हाइल इन, मतलब लड़ाई के बीच में ही खबर आई कि बहादुर शाह ने इधर अटैक कर दिया है, तो इनको ट्रूप्स लेकर वापस आना पड़ा, ठीक है। हुमायूं कॉन्कर्ड बोथ गुजरात एंड मालवा एंड द रूलर बहादुर शाह फ्लेड। तो हुमायूं ने एक अच्छा काम किया कि इन दोनों को कॉन्कर कर लिया और बहादुर शाह को छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। सो ही कॉन्कर्ड बोथ गुजरात एंड मालवा। शेरशाह सूरी से तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन गुजरात और मालवा को उन्होंने कॉन्कर कर लिया, ठीक है। और शेरशाह जो बहादुर शाह थे वो भाग गए, ठीक है। हाउएवर दिस पॉज इन द ईस्ट enabled शेरशाह सूरी टू अटैक द मुगल्स विद फुल फोर्स। लेकिन ये जो बैटल रुका, यहां पे जो बैटल रुका, यही बाद में शेरशाह सूरी ने अपने पूरे फुल फोर्स के साथ मुगल्स पे अटैक किया, ठीक है। विद हिज फुल फोर्स ही अटैक्ड द मुगल्स बिकॉज हुमायूं वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द टास्क ऑफ डिफीटिंग शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी नाउ रीइंफोर्स्ड हिमसेल्फ एंड अटैक्ड द मुगल्स बैक, ठीक है। हुमायूं लॉस्ट टू शेरशाह सूरी इन 1540, हार गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ही वाज फोर्स्ड टू एस्केप टू पर्शिया। हुमायूं को इंडिया छोड़कर पर्शिया में जाना पड़ा, ठीक है। शेरशाह सूरी मार्च टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर। शेरशाह सूरी ने अपने आप को भाई साहब एम्परर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मार्च टू दिल्ली। Thus in 1540 the Mughal empire was put to an end and the Afghan noble शेरशाह सूरी became the ruler of India, ठीक है। सो मुगल एम्पायर फिर से खत्म हुआ और शेरशाह सूरी ने ओवरटेक कर लिया। He was the Afghan noble, he was an Afghan noble। शेरशाह सूरी ने एक अच्छा काम किया है, आप देखोगे उन्होंने बहुत रोड्स बनाए थे। अभी भी एक रोड है जिसका नाम है जीटी रोड, ठीक है, जो नॉर्थ में बहुत दूर तक कनेक्ट करता है।
ये ग्रैंड ट्रंक रोड है दैट वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी, ठीक है, क्लियर है। तो शेरशाह सूरी नाउ इन ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ओके। शेरशाह सूरी द रूलर हु आउस्टेड द मुगल्स, तो जिन्होंने मुगल्स को भगाया, ही वाज एन अफगान नोबल। शेरशाह सूरी प्रूव टू बी अ मोर मच मोर एबल रूलर देन हुमायूं, हुमायूं से भी ज्यादा अच्छे रूलर बने ये शेरशाह सूरी, ठीक है, द एम्पायर ऑफ शेरशाह सूरी। ऑल्दो ही रूल्ड फॉर जस्ट 5 years, ही वाज एबल टू एक्सपैंड हिज एम्पायर फ्रॉम लाहौर इन द नॉर्थ वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये लाहौर से भाई साहब ये बंगाल तक इन्होंने पूरे एम्पायर को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। देखो ये मैं आपको बोल रहा था ना ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। देखो ये कहां से बनाया है, काबुल से लेकर भाई साहब कैलकाटा तक उन्होंने एक रोड बनाया, ठीक है। इस रोड को, ये रोड अभी भी है, ठीक है, कंक्रीट रोड बन गया, अभी तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फिनोमिनल अचीवमेंट्स। 5 साल ही थे वो राजा या एम्परर, लेकिन ये एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। अभी तक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में ये एक मेन रोड है जो कनेक्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का। शेरशाह सूरी was also an able administrator who ruled with the welfare of his people in mind. Here are some important achievements. तो शेरशाह सूरी हुमायूं से ज्यादा अच्छे रूलर साबित हुए। हुमायूं को तो भागना पड़ा और रीसेटल होना पड़ा पर्शिया में, ठीक है। He maintained a highly efficient administrative system with the ruler holding supreme power. The kingdom was divided into provinces, districts and villages. तो पूरे किंगडम को इन्होंने किस में डिवाइड कर दिया था, प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में और विलेजेस में। He had a large standing army, बहुत बड़ी आर्मी थी इनके पास। He strengthened the army with Alauddin Khalji's system of branding horses and maintaining a registry of troops, ठीक है। तो आर्मी इन्होंने बहुत बड़ी बनाई, ठीक है। पहले तो इन्होंने किंगडम को डिवाइड कर दिया, किसमें, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस में, ताकि अच्छे से इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन हो। He strengthened his army with Alauddin Khalji, अलाउद्दीन खलजी भी उस टाइम पे एक बड़े रूलर थे। ब्रांडिंग हॉर्सेज एंड मेंटेनिंग, तो हॉर्सेस पे ब्रांडिंग होने लगी, ठप्पा मारने लगा, ठीक है। ब्रांडिंग हॉर्सेज एंड मेंटेनिंग अ रजिस्ट्री ऑफ ट्रूप्स। आर्मी इतनी बड़ी हुआ करती थी कि कौन किधर है मालूम ही नहीं था, लेकिन सबकी रजिस्ट्री होने लगी, सबका नामकरण होने लगा, सबका फाइल में नाम दर्ज होने लगा, ठीक है, रजिस्ट्री ऑफ ट्रूप्स। He built an excellent network of roads to improve trade and security within his kingdom. The Grand Trunk Road, GT Road जिसको बोलते हैं, that we use even today, was built by शेरशाह सूरी। उस टाइम पे इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है, क्लियर है। The silver coin introduced by शेरशाह सूरी was called as रुपया, यहां से हमारा रुपीज आता है, which where the name of our currency the rupee comes from, ठीक है। इन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया और इस सिल्वर कॉइन का नाम रखा रुपया। आज जो हम रुपीज बोलते हैं ये नेम वहां से ही आ रहा है, ठीक है, दिस नेम इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम देयर। ही सेट अप अ डिटेल्ड सिस्टम ऑफ लैंड असेसमेंट एंड पट्टा, अ लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट गिवन टू पीजेंट सिस्टम, ठीक है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टैंडर्ड करेंसी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। तो एक स्टैंडर्ड करेंसी, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, ठीक है। Okay, in 1545, शेरशाह सूरी in 1545 शेरशाह सूरी died in a gunpowder explosion. तो गन पाउडर के एक्सप्लोजन में इनकी मौत हो गई, किसी वॉर में नहीं, बट जस्ट एन एक्सीडेंट हो गया गन पाउडर एक्सीडेंट में। However, his policies continued to be followed long after his death. बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे ये, ठीक है। In 1555, 10 years after शेरशाह सूरी's death, हुमायूं returned from Persia and restored Mughal rule by capturing दिल्ली and आगरा। अभी ये जो हुमायूं थे, जो शेरशाह सूरी के प्रताप से भाई साहब चले गए थे पर्शिया, ये वापस आए, ठीक है, और इन्होंने फिर से मुगल रूल को स्थापित किया दिल्ली एंड आगरा। 10 years, ठीक है, आफ्टर शेरशाह सूरीज डेथ, 10 साल बाद। दिस टाइम देयर वेर नो स्ट्रॉन्ग रूलर्स टू अपोज हिम, और तब तक भाई साहब ऑलमोस्ट जितने भी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, जैसे गुजरात, मेवाड़, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं था, तो बड़ी आसानी से उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, और एक्सपैंड किया, ठीक है। This is Purana Killa in Delhi. Humayun supported art and culture. These became an important part of the Mughal court. He brought several artists with him from Persia back to Delhi. तो पर्शिया से काफी सारे आर्टिस्ट को लेकर आए यहाँ पे। He lived at Purana Killa. ये आपका पुराना किला था, a fort in Delhi. Just a year after his return, in 1556, Humayun slipped on the stairs of his library and died from his injuries. तो मतलब स्टेयर केस से स्लिप हो गए, सर पे लगा और मौत हो गई इनकी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं दोनों भी एक्सीडेंट में ही मरे।
His son Akbar was still a child at the time of his father's death. He became the next Mughal emperor. We will read Akbar's story next. ठीक है, तो उस टाइम पे भाई साहब अकबर एक चाइल्ड ही थे जब हुमायूं की अचानक से मृत्यु हो गई. So he became the next ruler. So we will see how Akbar occupies the throne and how he manages the Mughal empire. ठीक है, okay. Akbar. So Akbar's reign was from 1556 to 1605. Since Akbar was only 13 years when he became the emperor, Bairam Khan, a trusted minister of Humayun, acted as his regent. ठीक है, तो मतलब अकबर कितने साल के थे भाई साहब? 13 साल के, बच्चा ही तो है वो. अभी वो रूलर बन गया. उस टाइम पे ऐसा नहीं था. जो भी जितनी उम्र का होगा उसको रूलर बना दो, चाहे वो 19 का हो, 18 का हो, 20 का हो, 21 का हो, 45 का हो, या भाई साहब 10-20 साल, 10-12 साल का हो. तो उसके साथ बैरम खान थे. बैरम खान वॉज बेसिकली हिज सपोर्टर. ठीक है, बैरम खान उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको ट्रेन कर रहे थे. डू यू रिमेंबर अनदर एम्पर हु बिकेम अ रूलर व्हेन ही वाज ओनली 12? हु वाज इट? बाबर. बाबर वाज ओनली 12 इयर्स व्हेन हिज फादर डाइड. ठीक है, like his grandfather Babur, Akbar's journey toward becoming an emperor was not easy. He faced many dangers and threats. The first immediate threat was from the Afghans. अफगानिस्तान में जो अफगान्स हैं वो बहुत ferocious थे. ठीक है, the descendants of Sher Shah captured Delhi and challenged Akbar's claim as emperor. वो भाई साहब फिर से वापस आए. descendants of शेर शाह सूरी के जो लोग वंशज थे उन्होंने फिर से दिल्ली में कैप्चर किया और अकबर के क्लेम को चैलेंज किया. Akbar and Bairam Khan faced them at the second battle of Panipat in 1556 and defeated them to regain Delhi. तो अकबर ने फेस किया, उनके आर्मी ने. अकबर एंड बैरम खान बेसिकली वाज द रीजेंट ऑफ अकबर. इन्होंने अपनी आर्मी के साथ शेरशाह सूरी की आर्मी को फेस किया एंड डिफीटेड देम और दिल्ली को वापस जीत लिया. ठीक है, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हुम? इब्राहिम लोदी. ठीक है, इब्राहिम लोदी. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत marks the establishment of Mughal empire in India. Second battle of Panipat was fought between, अभी तो पढ़ा, अकबर और descendants of शेरशाह सूरी. ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत. अफगान से जो खतरा था वो अभी नहीं रहा. ठीक है, अफगान से जो खतरा था वो नहीं रहा. अदर पावरफुल राजपूत किंगडम्स also wanted to break free of Mughal control. Amidst these problems, Akbar took full charge of the empire from Bairam Khan when he turned 18 years. तो 12 से 18 साल तक बैरम खान इनको गाइड कर रहे थे. धीरे धीरे बैरम खान ने इनको सब कुछ सिखा दिया, कैसे जीतना है, कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है. तो ऐसे सारे चैलेंजेस में 12 से 18 साल तक उन्होंने सब कुछ सीखा और फाइनली टुक फुल कंट्रोल. अकबर ने फुल कंट्रोल ले लिया. आफ्टर सिक्योरिंग हिज पोजीशन ऑन द थ्रोन, अकबर वेंट टू वॉर टू एक्सपैंड हिज एम्पायर. इन्होंने भाई साहब अपना एम्पायर एक्सपैंड किया. He knew that military conquest alone would not help him consolidate the empire. Hence, he used several methods to expand and strengthen his empire. तो सिर्फ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से एम्पायर एक्सपैंड नहीं होता है, लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है. जैसे इब्राहिम लोदी ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था. इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के पार्ट थे और दिल्ली सल्तनत वाज अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ हिज ओन पीपल. ठीक है, पीपल वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिम. पीपल वेर, ही वाज अ वीक रूलर. ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मिलिट्री एक्सपेडिशंस के साथ साथ लोगों के साथ भी जुड़े. लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए. ठीक है, तो ही नाउ, अभी तक तो जो हो रहा था वो सब मारा मारी तलवार के दम पे हो रहा था. बाबर ने अटैक किया, स्टैब्लिश किया अपने आप को. फिर शेरशाह सूरी ने अपने आप को स्टैब्लिश किया. फिर हुमायूं वापस आया, उसने फिर से स्टैब्लिश किया. तो अभी सिर्फ तलवारबाजी ही चल रही थी. अभी जितना भी आप लोगों को जीत रहे थे वो सब तलवारबाजी से ही हो रही थी, मिलिट्री एक्सपेडिशन था. लेकिन अकबर पहले किंग थे जिनको समझ में आया कि मिलिट्री एक्सपेडिशन के साथ साथ लोगों का भरोसा जीतना भी जरूरी है. ठीक है, लोगों का भरोसा जीतना भी जरूरी है. ठीक है, लोगों का अगर भरोसा आप पे नहीं रहा तो आप कितना भी तलवार चला लें, आप एक ना एक दिन हार ही जाएंगे. ठीक है, अकबर कैरिड आउट सेवरल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट टू एक्सपैंड हिज एम्पायर. तो इन्होंने भाई साहब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया, बहुत सारे लड़ाइयां लड़ी इन्होंने टू एक्सपैंड हिज एम्पायर. ये आपका भाई साहब एक्सपैंड हिज एम्पायर, ये अकबर का एम्पायर है. दस अंडर अकबर द मुगल एम्पायर ग्रू फ्रॉम काबुल इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट. ठीक है, एंड टू बेरार इन सेंट्रल इंडिया. ये बेरार, तो काबुल, बंगाल और बेरार, इतना लंबा भाई साहब एक एम्पायर अकबर ने खड़ा कर दिया. ठीक है,
and Berar in central India. However, the powerful Rajputs were still a threat. तो यहाँ पे राजपूत अभी भी थ्रेट थे, भले ही गुजरात पे और मेवाड़ पे अकबर का राज्य था, लेकिन पावरफुल राजपूत वे स्टिल अ थ्रेट। और पावरफुल राजपूत में एक थे हमारे राणा प्रताप, ठीक है, ही वॉज अ फेरोशियस फाइटर, ठीक है। सो राजपूत स्टेट्स के लिए अभी चैलेंज हो गया। अकबर रियलाइज दैट हिज रूल वुड बी सिक्योर ओनली इफ ही एड्रेस द डेंजर फ्रॉम द राजपूत स्टेट्स, ठीक है। तो राजपूत स्टेट्स जो हैं वो बड़ा परेशान कर रहे थे, ठीक है, मतलब परेशान क्या कर रहे थे, वो अपना हक मांग रहे थे, ठीक है। सो अकबर को समझ में आ गया कि भाई साहब अगर रूल करना है तो राजपूत पे आपको कॉन्कर करना पड़ेगा, ठीक है। Danger of the Rajput states. He also knew that war against the powerful Rajputs was not a good idea. So he came up with the policy of turning the powerful Rajput states into his allies. तो अकबर ने अभी वॉर मतलब लड़के हर जलाई नहीं जीती जाती है, तो अकबर को लगा कि यार हम कितनी देर तक लड़ते रहेंगे, इनसे हम लड़ते ही रहेंगे और फिर ये कभी हमको हराएंगे, हम इनको कभी हराएंगे, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। वाई डोंट वी कन्वर्ट इट इनटू अलाइज, अलाइज मतलब का है, क्यों ना इनको हम दोस्त बना दें, ठीक है। ये पहली बार एज अ रूलर किसी ने सोचा, ठीक है। नॉट ओनली वुड दिस ब्रिंग पीस बट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत वुड ऑल्सो मेक हिम स्ट्रॉन्गर, इससे शांति भी होगी और इससे उनका सपोर्ट भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। मेनी हिस्टोरियंस कॉल्ड द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, तो अकबर ने स्मार्ट गेम खेला। इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लडशेड, इंस्टेड ऑफ लूजिंग आर्मी एंड ट्रूप्स एंड एम्यूनिशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स, क्यों ना हम इनसे दोस्ती कर ले, दोस्ती से इनका सपोर्ट भी मिल जाएगा, हमारे लिए भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। सो अकबर अरेंज्ड मैरिज अलायंसेस बिटवीन द मुगल्स एंड द राजपूत, इन्होंने क्या चालू किया, मैरिज अलायंसेस, मुगल्स और राजपूत में अभी शादी विवाह का कार्यक्रम चालू कर दिया, ठीक है। देखो आप अगर किसी फैमिली से किसी लड़के से या लड़की से शादी करते हो तो फैमिली में दुश्मनी तो नहीं हो सकती ना, वो दुश्मनी तो भाई साहब जीरो आउट होना पड़ेगा, है ना। तो मुगल्स और राजपूत में जो दुश्मनी थी वो धीरे धीरे अकबर इस तरीके से न्यूट्रलाइज करने लगे, ठीक है। ही मैरिड द राजपूत प्रिंसेस ऑफ अंबर, ठीक है, जयपुर। इन रिटर्न ही गेन राजपूत टेरिटरीज, पीस एंड फ्रेंडशिप। तो अभी भाई साहब ये तो संधि हो गए, रिलेशन में आ गए, तो अभी कौन एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। तो जैसे ही इन्होंने शादी की राजपूत प्रिंसेस से, तो ये सब आपका जो वो था वो सब न्यूट्रलाइज हो गया। अकबर गेव हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस टू हिज राजपूत अलाइज, इन्होंने अपने किंगडम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थे वो राजपूत को देने लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही मेड राजा मान सिंह एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन हिज दरबार, राजा मान सिंह को इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दे दिया, ठीक है। तो आप जब लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप जब लोगों से रिलेशंस जोड़ते हैं, तो आप लोग आपके एनिमीज नहीं रहते, ठीक है। दीज वर स्मार्ट मूव्स दैट इट मेड। अभी तक तो सिर्फ तलवारबाजी चल रही थी, तलवार के दम पे ही सारे किंगडम के एक्सपेंशन हो रहे थे, लेकिन अकबर को यह समझ में आ गया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना है, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन सबको अपने साइड में लेने लगे। दिस डज नॉट मीन दैट ऑल राजपूत किंगडम्स एक्सेप्टेड अकबर्स फ्रेंडशिप, सारे राजपूत किंगडम्स ने अकबर का फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं किया। सम लाइक द पावरफुल किंगडम ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर्स ऑफर ऑफ अ मैरिज अलायंस एंड कंटिन्यू टू ट्रीट हिम एज एन एनिमी, ठीक है, और उनको एनिमी की तरह ही देखते रहे। अकबर रिपीटेडली ट्राई टू कैप्चर मेवाड़ विदाउट सक्सेस, मेवाड़ पे वो किसी तरह से भी कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग मेवाड़, उन्होंने बहुत सारा कुछ कैप्चर कर लिया इस तरह से चाले चलकर, लेकिन मेवाड़ पे वो प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। तो अकबर एज अ रूलर, अभी अकबर एज अ रूलर कैसे थे, ठीक है। अकबर लार्ज किंगडम इंक्लूडेड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड बैकग्राउंड्स, तो बहुत बड़ा लार्ज किंगडम था अकबर का, और इसमें बहुत अलग अलग लोग थे, अलग अलग किंगडम के लोग थे, ठीक है। ही वांटेड टू बेसिकली क्या, built a spirit of unity and diversity. So this was his objective in diversity, which is still an important aspect of Indian culture today. Unity in diversity मतलब कैसा है, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, जितना ज्यादा होगा उतना आपका यूनिटी भी होगा, ठीक है। सो हिज वाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी which is still an important aspect. So Akbar followed a policy of religious tolerance. To do this, he abolished the much resented जिया tax on non-Muslim subjects. तो एक टैक्स लगता था, जिजिया बोलते थे हम इसको, जो लोग हिंदूज हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, पंजाबीज हो गए, बंगालीज हो गए, जो भी हो गए, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं
तो मुगल एम्पायर ने एक टैक्स लगाया था जिसको जीजिया बोलते हैं, ठीक है, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। ये उन्होंने रिमूव कर दिया। जैसे ही इन्होंने रिमूव किया तो लोग बोले कि यार अच्छा है, ठीक है, ओके। एंड द पिलग्रिम टैक्स अर्लियर लेविड बाय द दिल्ली सल्तनत एंड प्रीवियस मुगल एम्परर्स। अभी पिलग्रिमेज क्या होता है? पिलग्रिमेज मतलब आप देव स्थानों का भ्रमण करते हैं, है ना। देव स्थानों पे जैसे वाराणसी हो गया, अमरनाथ हो गया, इन सब जगहों पे जैसे आपका जितने भी हिंदू स्थल हैं या जितने भी दूसरे धर्मों के स्थल हैं अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम मॉस्क, ठीक है, इन जगहों पे अगर आप पिलग्रिमेज करने जाएंगे, तीर्थ यात्रा जिसको हम बोलते हैं, उस पे एक टैक्स लगता था। तो अकबर ने इसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ही बेसिकली ओके, ही अलाउड हिंदू सब्जेक्ट्स टू बिल्ड टेम्पल्स एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। हिंदू सब्जेक्ट्स पे मतलब हिंदूज पे मुगल एम्परर्स ने पाबंदियां लगा दी थी, आप अपने सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, आप टेम्पल्स नहीं बना सकते। तो अकबर ने बोला नहीं नहीं बनाइए, टेम्पल्स बनाइए और अपने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कीजिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हिंदूज को अचानक इतने सारे चेंजेस देखकर हिंदूज का अकबर पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आ रहा है, ठीक है। ही गेव लैंड ग्रांट्स टू पीपल्स ऑफ ऑल फेथ्स। तो लैंड ग्रांट्स होते हैं जैसे पंजाबियों के, हिंदूज के, इन सबको वो लैंड ग्रांट्स देने लगे ऑल फेथ्स में, ठीक है, लैंड डोनेट करने लगे। ही बिल्ट ए स्पेशल हाउस ऑफ वर्शिप कॉल्ड इबादत खाना एट हिज कैपिटल फतेहपुर सिकरी नियर आगरा। हियर ही इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड लीडर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स टू हैव डिस्कशंस विद हिम। उन्होंने एक स्पेशल हॉल बनाया जिसको इबादत खाना बोला जाता था। इबादत मतलब प्रेयर होता है, ठीक है। इबादत खाना एट हिज कैपिटल फतेहपुर सिकरी नियर आगरा। और यहाँ पे किसी को कोई रोक टोक नहीं था, आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सरदार हो, चाहे कोई भी रिलीजन के क्यों ना हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं और उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, अकबर के साथ रिलीजन्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। These discussions and his own understanding led him to create the idea of sulh-e-kul और यूनिवर्सल पीस। तो इनके हिसाब से सारे रिलीजन्स को अगर हम मतलब टॉलरेंस करें, ठीक है, सारे रिलीजन अपने अपने जगह पे सही हैं, अपने अपने धर्मों को सबको मानने का अधिकार है और हमको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो इसीलिए इनका मोटो क्या था? यूनिवर्सल पीस, ठीक है। काफी सारे आपके जो फसाद या झगड़ों के रीजन है वो रिलीजियस कॉजेज में अप्रूटेड है, ठीक है। रिलीजन, हम एक रिलीजन के हैं, वो दूसरा वाला जो है वो बेकार है, ये दूसरा वाला जो है वो बेकार है, हम ऐसा ही मानते हैं, है ना। पीपल ऑफ वन रिलीजन always consider their religion to be supreme and others to be inferior, and this is the cause of conflict all over the world, ठीक है। अगर हम इसको ही मानना छोड़ दें, सब अपने अपने, भाई साहब जैसे मैंने एक ड्रेस पहना हुआ है, आपने एक ड्रेस पहना हुआ है, आपने एक ड्रेस पहना हुआ है, अपने अपने ड्रेस पहन रहे हो भाई साहब, तो अपना अपना रिलीजन भी मान रहे हैं, इसमें क्या गलत है? क्या ये जरूरी है कि मैंने जो ड्रेस पहना हुआ आपको भी वही ड्रेस पहनना पड़े? नहीं। लेकिन क्या मतलब इससे क्या हो रहा है? सो यू इफ यू हैव द राइट टू वेयर योर ओन ड्रेस, हैव योर ओन फूड, मैंने जो नाश्ता किया वो आप भी करो, ठीक है। ऐसा जरूरी तो नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा नाश्ता ही बेस्ट है, आपका नाश्ता खराब है। आप अपने अपने चीजों को जब अपने आप संभाल सकते हैं तो रिलीजन को भी आप संभाल सकते हैं। रिलीजन में ही क्यों कॉन्फ्लिक्ट आता है? वाई इज इट दैट हमारा जो धर्म है वही सुप्रीम है, तुम्हारा जो धर्म है वो गलत है? तो इसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया सारे। तो अकबर वॉज एबल टू रूल पीसफुली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रैटेजिकल। इन्होंने पहले तो अपने दुश्मनों को न्यूट्रलाइज किया, उनसे शादी ब्याह रचाकर, फिर राजपूतों को जिनसे उनकी खास दुश्मनी थी, या राजपूत जो उनके खास दुश्मन थे, उनको उन्होंने अपने किंगडम में मिनिस्टेरियल पोजीशंस दिया, बड़े बड़े औहदे पे रखा, ठीक है। तो वो भी खुश हो गए भाई साहब। मेवाड़ को वो जीत नहीं पाए, मेवाड़ के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा, ठीक है। और बाकी धर्मों के लोगों को वो लाने लगे अपने पास, टेम्पल्स बनाना है बनाइए, आपको लैंड में ग्रांट, आपको ग्रांट में, ग्रांट मतलब क्या होता है कि हाँ ये जमीन हमको चाहिए। तो कुछ हिंदू लोग अकबर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे हमको मंदिर बनाना है, ये जमीन हमारे नाम कर दीजिए, ठीक है जाइए, ऐसा, इसको अपन बोलते हैं लैंड ग्रांट, ठीक है। कुछ पंजाबी लोगों को गुरुद्वारा बनाना है तो वो अकबर के पास जाते हैं, हमको गुरुद्वारा बनाना, ठीक है जाइए, ये लैंड ग्रांट है। तो जब आप इन चीजों को मंजूरी देते हैं तो उस धर्म के लोगों में अच्छा एक आपका इंप्रेशन जाता है ना। सो दिस इज हाउ पीपल स्टार्टेड यूनाइटिंग विद अकबर, क्योंकि अकबर को यह समझ में आ गया था कि तलवारबाजी करके ही हम तलवारबाजी करके अपना एम्पायर तो स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत दिनों तक रन नहीं कर सकते। बार बार हमको झगड़े फसादों का सामना करना पड़ेगा और कितनी ही चीजों को हम तलवार के बलबूते पे जीतेंगे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट करना चालू किया और लोगों से कनेक्ट करने का एक बड़ा माध्यम बना रिलीजन, ठीक है। इन्होंने सारे धर्मों को इकट्ठा एक जगह पे बुलाया, उनसे चर्चा करने लगे, पंडितों को बुलाया, ठीक है,
मठाध्यक्षों को बुलाया, इन सबके साथ ये धीरे धीरे जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके साथ ये फतेहपुर सीकरी में बड़े पैमाने पर डिस्कशंस करने लगे। जब आप किसी को सुनते हैं ना, तो वो इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, है ना। हमारे सबके प्रॉब्लम्स हैं जो हम बोल नहीं पा रहे। कोई बंदा बैठकर अगर आपका सुन रहा है सारा प्रॉब्लम्स, तो आप अरे वाह, इसने तो सब कुछ सुना, भले ही उसने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया होगा, लेकिन आपको यही लगेगा यार इतने लोगों में यही एक इंसान है जो मेरा सुन रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अकबर डिड। ही बेसिकली इंट्रोड्यूस मेनी कॉन्फ्रेंसेस। यहाँ पे सारे रिलीजियस लीडर्स को वो बुलाते थे, उनके साथ डिस्कशंस करते थे। तो ये एक मुगल पेंटिंग है जहां पे अकबर इज रिसीविंग रिलीजियस स्कॉलर्स एट इबादत खाना। ये इबादत खाना जो उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनाया था, जो आगरा में है, वहां पे ये रिलीजियस लीडर्स के साथ ऐसे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा पोस्टर है, ठीक है। He believed all religions preach similar ideas। तो इन्होंने सारे रिलीजन्स को पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, जानना चालू किया। तो इन्होंने बोला कि यार सारे रिलीजन्स में सिमिलर आइडियाज है। ही फॉर्म्ड अ न्यू फेथ कॉल्ड दीन इलाही। इसको लिख लीजिए, अकबर फॉर्म्ड अ न्यू फेथ कॉल्ड दीन। इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, दीन इलाही, ठीक है। इसका नाम है दीन इलाही और डिवाइन फेथ। दीन इलाही और डिवाइन फेथ। He founded a new faith called Deen Ilahi or New Faith or Divine Faith। It was a combination of different religious ideas। तो ये कॉम्बिनेशन था अलग अलग रिलीजियस आइडियाज का। It was a combination of different religious ideas। However, Deen Ilahi never grew popular। It came to an end after Akbar died। तो बहुत लोगों ने इसको नहीं माना, सब अपने अपने हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में है, तो इन्होंने किसी ने अपनाया नहीं। आफ्टर हिज डेथ नोबडी अडॉप्टेड इट, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट अकबर्स लाइफ? तो टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज अबाउट अकबर वे रिटन बाय हिज मिनिस्टर अबुल फजाल, ठीक है। अबुल फजाल उनके राइटर थे। वन वाज हिस्ट्री ऑफ हिज दीन कॉल्ड द अकबरनामा एंड द अदर वाज बुक ऑन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड आईने अकबरी, ठीक है। आइन मतलब होता है रूल्स, ठीक है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी ये अबुल फजाल जो उनके कोर्ट में राइटर थे उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इसी से हमको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारा आइडिया मिलता है। अकबर के टाइम पे क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चला, किस तरह से वॉरफेयर हुए, इसका आइडिया हमको मिलता है। अकबर डाइड इन 1605 आफ्टर रूलिंग फॉर नियरली 49 ईयर्स। 50 साल तक इन्होंने अपना किंगडम संभाला, बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। इसीलिए हिस्ट्री में हम अकबर का नाम आ ही जाता है। 50 साल मतलब बहुत साल हो गया। अभी अभी आपने देखा शेरशाह सूरी ने कितना साल रूल किया? 5 साल। बाबर ने भी कितना साल रूल किया? लगभग 5 साल। ही वॉज द ruler who Mughal ruler who basically ruled for the maximum amount of time। His reign is often considered as the beginning of golden period of the Mughal Empire। golden period था यह मुगल एम्पायर, ठीक है। For its excellent administration, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। Religious tolerance, रिलीजन को लेकर कोई फसाद नहीं था लोगों में कोई झगड़ा नहीं था, ठीक है। एंड डेवलपमेंट्स इन आर्ट, तो आर्ट में डेवलपमेंट होने लगा, आर्किटेक्चर में, म्यूजिक, लिटरेचर और कल्चर में काफी सारा डेवलपमेंट इनके साम्राज्य में होने लगा, ठीक है। क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रेशियस